हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल PPGS के अंदर। जय श्री कृष्णा। आधुनिक भारतीय इतिहास की जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वेविल योजना व शिमला सम्मेलन। वेविल योजना व शिमला सम्मेलन की बात आज हम करते हैं। देखिए, आपको पता होगा 1943 अर्थात 1943 में भारत के नए वायसराय वेविल को बनाए जाते हैं। वेविल को भारत का नया वायसराय बनाया जाता है। उसी दौरान आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने लगातार एशिया के अंदर इंग्लैंड की हालत को ख़राब कर दिया था। उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल होते हैं और विंस्टन चर्चिल जो होते हैं 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले होते हैं। तो उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में ये भी होता है कि अगर मैंने भारत के अंदर जो स्थिति खराब हो रही है या भारतीय लोगों का विश्वास जीत लिया या वहाँ पर स्थिति मैंने ठीक कर दी तो उसका बेनिफिट मुझे आने वाले इलेक्शन में मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो इस सारी समस्या का समाधान कर सके और उनकी नज़र में वो व्यक्ति होते हैं वेविल। इस प्रकार वेविल को भारत का नया वायसराय बनाया जाता है। इसी कड़ी के अंदर जब वेविल भारत में आते हैं तो वेविल में भारत आने के बाद में यहाँ देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी समस्या होती हैं। मुख्य रूप से उनके सामने जो समस्या होती हैं, कांग्रेस को लेकर भी एक प्रॉब्लम होती है उनके सामने, मुस्लिम लीग को लेकर भी एक प्रॉब्लम होती है उनके सामने। उसी दौरान INA भी बना ली जाती है, यानी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अब उन इश्यूज़ को सोल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वेविल मई 1945 के आसपास लंदन जाते हैं और लंदन जाकर वहाँ पर जो भारत सचिव होते हैं भारत सचिव आमरी से डिस्कस करते हैं और उन दोनों के बीच में डिस्कस होने के बाद के अंदर वो वापस भारत आते हैं और वापस भारत आने के बाद में वो अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं, जिस योजना का नाम है वेविल योजना। क्या नाम है? वेविल योजना वो प्रस्तुत करते हैं। मुख्य रूप से आप याद रखेंगे वेविल योजना क्यों आई थी। पहला कारण कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था, अर्थात जो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो रहा था उसको दूर करने के लिए, क्योंकि सभी सोच रहे थे अगर इसी प्रकार काम संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुआ तो सरकार कैसे अपना काम करेगी। इस किसी न किसी व्यक्ति को तो संवैधानिक गतिरोध दूर करना ही पड़ेगा। सेकंड, उस समय कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। पूरे देश के अंदर एक प्रकार के अंदर अराजकता का माहौल था। उस अराजकता के माहौल को दूर करने के लिए, संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए वेविल योजना लाई जाती है। अब वेविल योजना के जो प्रावधान थे उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्रावधानों को रखा गया। ये वेविल योजना का कार्यक्रम, वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट बात है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी उसके अंदर सभी के सभी भारतीय होंगे। उससे पहले जो इसके अंदर मेंबर्स होते थे मुख्य रूप से वो इंग्लैंड के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। उनमें अधिकतर भारतीय भी होते थे, या भारतीय होने के अलावा भी उसमें जो भारतीय भी होते थे वो भी एक प्रकार से मैं कहूँगा कि अंग्रेज ऐसे व्यक्तियों को इसमें नॉमिनेट करते थे जो उनका फेवर लेते थे और अधिकतर अंग्रेजों को करते थे। सेकंड, हिंदुओं के हिसाब से मुसलमानों को समानता, अर्थात इसके अंदर ये भी कहा गया था जो स्वर्ण हिंदू हैं, मुख्य रूप से स्वर्ण हिंदुओं की पॉपुलेशन के अनुसार से ही मुसलमानों को भी उनके समान ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जबकि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था, उतनी अधिक जनसंख्या भी उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें रखा गया कि भाई हिंदुओं के हिसाब से ही, स्वर्ण हिंदुओं के हिसाब से ही मुसलमानों को इसमें समानता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो कम्युनिटी थी, अन्य कम्युनिटी की बात करें, सिख, ईसाई या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य यूरोपियन थे, उनके लिए भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात इसके अंदर की गई थी कि इनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अलावा अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन होगा, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन भी किया जाएगा। इसी बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर एंड भी करें, ताकि हमारे द्वारा जो एफर्ट्स किया जा रहा है वो अन्य स्टूडेंट्स तक पहुँचे और अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। सेकंड होता है वायसराय की वीटो को सीमित किया गया है। वायसराय की वीटो का मतलब होता है एक विशेषाधिकार जो कि वायसराय को प्राप्त था। अगर कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस प्रस्ताव पे सारा काम भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो प्रस्ताव के अंदर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन वो प्रस्ताव वायसराय को पसंद नहीं आया तो वायसराय उस पर वीटो कर सकता था। वीटो का मतलब होता था एक निषेधाधिकार की विशेष शक्ति, अर्थात उस प्रस्ताव को वहीं खत्म करने की शक्ति। तो ये भी प्रावधान किया गया कि वायसराय की जो वीटो की शक्ति है इसको बहुत सीमित किया जाता है, यानी जब बहुत ही रीजनेबल बात होगी, बहुत ही नेसेसरी होगा, उसी दौरान इसका प्रयोग किया जाएगा, वीटो का प्रयोग किया जाएगा। अननेसेसरी हर काम या बेवजह इसका प्रयोग
नहीं किया जाएगा। वायसराय व सेनापति ब्रिटेन के होंगे। मुख्य रूप से इसके अंदर एक बात और की गई थी कि जो वायसराय और जो कमांडर ऑफ चीफ अर्थात जो सेना है उसके सेनापति मुख्य रूप से ब्रिटेन के होंगे। विदेश विभाग का प्रभारी भारतीय होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात थी कि जो विदेश विभाग था अर्थात भारत को या अपना जो देश है इसको किन किन देशों से किन किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध रखना है, किस देश से संबंध रखना है, उसका हेड भी भारतीय ही होगा, उसका प्रभारी भी विदेश विभाग का प्रभारी भारतीय होगा। ब्रिटेन के व्यापारिक हितों के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त होगा। अगली बात कि ब्रिटेन है उनके जो व्यापारिक हित हैं उनको देखने के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। अब उस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारे व्यक्तियों को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो ये भी कहा गया कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनको भी जेलों से निकाल दिया जाएगा। ये भी इसके अंदर प्रावधान किया गया। अब अगला जो इंपॉर्टेंट बात थी जो लगातार आप सुन रहे हो, अगस्त प्रस्ताव के अंदर थी, क्रिप्स मिशन के अंदर भी थी, उसी बात को फिर दोहराया गया कि युद्ध के पश्चात संविधान का निर्माण भारत के लोग करेंगे। याद रखें, संविधान का निर्माण कौन कर रहे हैं, भारत के लोग करेंगे। कब करेंगे, जैसे ही ये युद्ध कौन सा, द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भारत के लोग अपने लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। और इसमें अगली बात कि एक शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा और शिमला सम्मेलन के अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लीडर हैं उनको बुलाया जाएगा और शिमला में बुलाया जाएगा और वहाँ बैठकर हम इसके ऊपर तमाम इन बातों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार ये थी वेवेल योजना। वेवेल योजना हुई, उसके बाद क्या हुआ, शिमला सम्मेलन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए इसके साथ साथ पढ़ा रहे हैं। शिमला जो सम्मेलन था ये 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला के अंदर आयोजित किया जाता है। चूंकि ये सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था इसलिए इसको शिमला सम्मेलन कहते हैं। इसके अंदर 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया था। गांधी जी शिमला के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन शिमला के अंदर मौजूद होने के बावजूद गांधी जी इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। गांधी जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अब मुस्लिम लीग सबसे अड़ंगा पैदा करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, इसका नेतृत्व जिन्ना कर रहे होते हैं। तो जिन्ना का तो काम ही क्या होता है, लगातार आप प्रत्येक क्लासेस को देख रहे हैं, हर काम में रोड़ा अटकाना। उसने क्या कहा कि भाई ठीक है, आप सब चीज़ ठीक है, पर इसमें जितने भी समस्त मुस्लिमों का नेतृत्व, उसने कहा कि जितने भी मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में उन सब का नेतृत्व सिर्फ मुस्लिम लीग ही करती है, जो कि ये कांग्रेस पार्टी ने इसका बिल्कुल विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारे मुसलमान हैं और जिनका नेतृत्व सिर्फ मुस्लिम लीग करती है, ये बात सरासर गलत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता हैं जो मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी का नेतृत्व करते हैं और मुस्लिम समाज ही कैसे इसका नेतृत्व करता है। कांग्रेस ने रखा खान अब्दुल गफ्फर खान कांग्रेस पार्टी से थे और सबसे बड़ा चेहरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी का इस शिमला सम्मेलन के अंदर नेतृत्व कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा इनको आपकी क्या औकात है कि इनको आप इनके क्या औकात है कि आप इनका नेतृत्व करेंगे। खान अब्दुल गफ्फर खान कितने बड़े व्यक्तित्व थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने बड़े व्यक्तित्व थे, जिन्ना तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। बोला आपने क्या औकात है कि आप भाई इनका नेतृत्व खुद करेंगे। कांग्रेस पार्टी उस समय एक ऐसी पार्टी थी जो मुख्य रूप से सभी वर्गों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त था। यानी उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर, भारत के अंदर समस्त वर्गों, समस्त कम्युनिटी और प्रत्येक वर्ग के लोगों का कांग्रेस पार्टी में उस समय विश्वास था। कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति या कम्युनिटी की पार्टी नहीं थी, भारत के समस्त कम्युनिटी, समस्त जाति की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने जिन्ना की समस्त बात का बिल्कुल खंडन किया और बिल्कुल इसको खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला इसने जिन्ना ने क्या कहा कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है, क्योंकि वायसराय ने पहले कहा था कि वायसराय की कार्यकारिणी में समस्त भारतीय होंगे, तो जिन्ना साहब क्या कह रहे हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी में समस्त मुस्लिमों का चयन मैं करूंगा, अर्थात सिर्फ मुस्लिम लीग से ही मैं व्यक्ति भेजूंगा जो वायसराय की कार्यकारिणी में भाग लेंगे, अर्थात वही व्यक्ति जाएंगे। ये क्या बात हुई भाई, अगर आप ही सब मुसलमानों को ठेका ले लिया, भाई सारे आप भेजोगे, वही जाएंगे और दूसरे कोई नहीं जाएंगे। इसका भी कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल ही विरोध किया। इस प्रकार शिमला जो सम्मेलन था, उस शिमला सम्मेलन में डिशम अर्थात दोनों ही दलों में, मुस्लिम लीग व कांग्रेस में के अंदर रस्साकशी वाली कहानी हो गई और ये जो सम्मेलन था ये क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मुस्लिम लीग व मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होते तो भारत का कभी पार्टीशन अर्थात विभाजन भी नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि आप इस वेवेल योजना को और शिमला सम्मेलन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो तुरंत अभी किया, आप 1 मिनट वेस्ट किए हुए सब्सक्राइब कर दो।